कैसे इसको नहीं समझते। अब देखिए स्केलेटन सिस्टम में नेक्स्ट फेज है जॉइंट्स। जॉइंट क्या करेंगे? बोन्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट रखने में मदद करें। तो जॉइंट्स दे join the bones together with variable amount of flexibility। बात नहीं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जॉइंट्स बोन को इकट्ठा रखते हैं। इन्हें हम लोग मोस्ट ऑफन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। इन तीनों में ये है डायरेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। ऊपर से नीचे मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे कम 0 फ्लेक्सिबल होता है ये। अगर स्केल हम रखें हैं 0 to 10 तो इसको स्कोर 0 मिलेगा। एंड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी हम लोग को साइनोवियल जॉइंट में मिलता है। इंटरमीडिएट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को कार्टिलेजिनस जॉइंट में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसा नाम है फाइब्रस, जैसा नाम है फाइब्रस जॉइंट, ये बने हुए होते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये बने हुए होंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो काफी टफ जॉइंट्स होंगे। और ये जो टफ जॉइंट्स हैं ये पाए जाएंगे बिटवीन द स्कल बोन्स। वो जो आप देखे हैं फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड, तो जो आप देखे हैं किसके? स्कल बोन्स, क्रेनियम के स्पेशली, वहां पर ये पाए जाएंगे। यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, और ये प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में पाए जाते हैं और ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इनका काम क्या होता है? ये कुशन की तरह काम करते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो हमारा वेट 1 by 1 किन के ऊपर पड़ता है? इन कार्टिलेजिस के ऊपर पड़ते हैं, डिस्क टाइप होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर पड़ता है और ये कंप्रेस हो जाते हैं।
पर फिर भी वर्टिब्रा के ऊपर वाले वर्टिब्रा को नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ मैच करने नहीं देते, एक दूसरे के ऊपर फिट होने नहीं देते, बैठने नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और हमें पेन नहीं होता। लेकिन अगर समय के साथ इसका रिपेयर नहीं हो पाया, हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल एरर्स हैं उसके वजह से, न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं है तो, या फिर कोई किसी को इंजरी हो गया तो ये क्या होगा, डैमेज हो सकता है। इफ इट गेट्स डैमेज्ड देन क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, कैल्सिनेशन हो जाएगा और वो जॉइंट फ्यूज हो जाएगा। अगर वो जॉइंट फ्यूज हो गया फिर देयर इज नो बेंडिंग। जनरली पिछले क्लास में भी बोले थे, जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, जो एजिंग के साथ या इंजुरी के साथ, वो इसी समस्या से जुड़ा हुआ है। डिस्क यही कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क रहते हैं दोनों वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। अब अगर इनमें इंजुरी होगा और ये रिपेयर अगर नहीं हो पाए तो दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही बोन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ऑसिफिकेशन शुरू हो जाएगा, उसमें कैल्सिनेशन होगा और वो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। यहां तक हो गया। इनके साथ जुड़ी हुई एक बात है, अच्छा पूरा कीजिए। ओके, प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स, these look like discs, लिखते भी चलिएगा। they compress when we stand or sit up, upon laying down, सो जाते हैं तो upon laying down they come up to their original size, and so we may get our height increased by nearly 1 to 2 inches। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान में रखिएगा। जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आपको क्या बताए, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली प्लाएबल है, फैल सकते हैं। तो हमारा वेट लेने के लिए प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं और ये फैल जाते हैं। नतीजा क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और इस तरीके से अंडरलाइंग नीचे के वर्टिब्रा को ऊपर का वर्टिब्रा टच नहीं करता और प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन जब हम लेटते हैं तब इसके ऊपर से प्रेशर खत्म, नेचुरली क्या होगा, इसको एक्सपैंड करने का मौका मिलता है और ये जब फुल्ली एक्सपैंड रहेगा उसका मतलब हम पूरी तरह से रिलैक्स है और उस समय पाया जाता है हमारी लंबाई 1.5 से 2 इंचेस करीब करीब बढ़ गए, बिकॉज द डिस्क जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये अपने पूरे ओरिजिनल साइज को प्राप्त कर चुका। ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। यहां तक पूरा कीजिए तो आना है होमवर्क की से होमवर्क। अब देखिए तीसरे टाइप का जो जॉइंट है ये है साइनोवियल जॉइंट। और इसकी खास बात क्या है, देयर इज ए कवरिंग स्ट्रक्चर, STR for structure, there is a covering structure around
the joint between the bones. बोन्स के बीच में जहां पे जॉइंट है वहां उसको चारों तरफ से एक कवरिंग स्ट्रक्चर घेर के रखता है. और क्या है? दिस कवरिंग स्ट्रक्चर is filled with a fluid जिसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल, बिल्कुल फ्लूइड. और ये साइनोवियल फ्लूइड जस्ट लाइक एनी अदर काइंड ऑफ लुब्रिकेंट होता है. दिस इज highly viscous and so acts as a lubricant to minimize the friction between the bones joining and during their mobility. ये जब जॉइंट के बोन्स मूव कर रहे होंगे, है ना, उस समय उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज या खत्म करने के लिए ये फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट रहता है. जैसे बॉल बेयरिंग जो साइकिल होता है या बाइक होता है या जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फैन है, इसमें जहां बॉल बेयरिंग है उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसमें हम लोग ये ग्रीस या मोबिल डाल के रखते हैं. तो इससे क्या होता है, वो आसानी से स्लिप करता है, फ्रिक्शन नहीं होता और कोई साउंड भी नहीं आता. ठीक है. ठीक उसी तरीके से यहां पे भी ये फ्लूइड आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को जीरो करने की कोशिश करता है ताकि बोन्स लंबे समय तक चले और उनमें वेयर एंड टियर को मिनिमाइज किया जा सके. और सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेशन से जुड़ा होता है और जैसे जैसे ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता जाता है न्यू इनपुट आ जाता है. दूसरी चीज, इन बोन्स में होने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वहां से बाहर आते हैं साइनोवियल फ्लूइड में और वहां से फिर सर्कुलेशन में जाता है. उसी तरीके से उन बोनी एरियाज को जो न्यूट्रिशन चाहिए दैट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय दिस साइनोवियल फ्लूइड. तो आप ये कह सकते हैं ये एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है ना. It also serves as a tissue fluid to remove wastes, supply nutrition, as well as try to repair the damages if occur. तो सिर्फ फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है इसका फंक्शन नहीं है, बल्कि और भी कई तरीके से ये सपोर्ट कर. और यही साइनोवियल फ्लूइड जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो ये जॉइंट्स बेंड करना, मोबिलिटी इसका खत्म होने लगता है और वहां पे एक्सेसिव पेन होता है और फिर जॉइंट्स फ्यूज कर जाते हैं, जो एक तरह का बीमारी कहलाता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. और फिर बोन डिफॉर्मिटी हो जाता है. ये ज्यादातर लेट एज में होता है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी होता है. ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए. तो जो डिजीज पार्ट है वहां
kinds of synovial joints. एक है ball socket joint. ये कैसा जॉइंट है? ऐसा जिसमें मैक्सिमम मोबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है। एक सरफेस बोन के एक हिस्से में ऐसे प्रोजेक्शन रहेगा जस्ट लाइक ए बॉल, ठीक है, और एक सॉकेट रहेगा जिस सॉकेट में ये बॉल फिट होगा। दिस इज हाउ। और ये जो आप कैविटी नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कैविटी नुमा स्ट्रक्चर में यहां 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 फ्लूइड फील्ड रहेगा, फ्लूइड फील्ड रहेगा। तो ये अप एंड मतलब टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, हर तरह का मतलब 360 डिग्री रोटेशन ऑलमोस्ट कर सकते। इस तरह के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करते हैं। क्या आपको आइडिया लग रहा है ये कहां पर होगा? आप तो बता ही दीजिएगा। एक शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में कौन कैसे बना रहा है ये बता पाइएगा। जैसे शोल्डर जॉइंट है तो ये किसका हिस्सा है? इस बोन का नाम ह्यूमेरस, और ये जो सॉकेट बना, इस सॉकेट का नाम कल बताए हैं। यही होगा अगर नहीं पढ़ के आइएगा, क्योंकि इमीडिएट इसका एप्लीकेशन आएगा और आप लोग मुंह देखिएगा। इस जगह का नाम, इंटेलिजेंट बनिए, कम से कम पलट तो दीजिए कॉपी ताकि तुरंत दिख जाए। ये कैविटी किसने बनाया? हाँ, ये है ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड कैविटी मेड बाय, अब होगा सही, मेड बाय स्कैपुला। ये एग्जाम्पल नंबर 1। किनके बीच में बना? ह्यूमरस एंड द स्कैपुला, और जो कैविटी है, कैविटी बना ग्लेनॉइड कैविटी। इसका दूसरा एग्जाम्पल और हम लोग को दिखेगा, और वो मिलेगा एट पेल्विक गर्डल बिटवीन, बोलिए, फीमर and the coxal bone, and the coxal bone। और बॉल बनाएगा कौन? बॉल इज मेड बाय यही फीमर, एंड कैविटी is called acetabulum। made by the coxal bone, और इस कॉक्सल बोन में कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं? उन तीनों का नाम इलियम, दूसरा इस्चियम, नीचे की तरफ रहता है कॉनिकल पॉइंटेड, और बीच वाला प्यूबिस। तो कॉक्सल बोन मेड बाय इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। और एक और ऐसा होता है जो आपके बुक में नहीं दिया है, वो होता है बिटवीन, जानना चाहिए, बिटवीन द incus and stapes in the middle ear।
जो कल जिसके बारे में दिखाए थे ईयर ऑसिकल्स, वहां पे बॉल सॉकेट जॉइंट रहता है। जैसे ही ईयर ड्रम बजेगा, ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ है मैलस, मैलस इनकस को मूव कराएगा और इनकस जैसे जैसे मूव करेगा इस तरीके से स्टेपस मूव करेगा बॉल सॉकेट जॉइंट की मदद से। और जैसे जैसे ये मूव करेगा, पीछे में एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कॉक्लिया कहे हैं। कॉक्लिया का वो हिस्सा जो स्टेपस के साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं ओवल विंडो। उस ओवल विंडो पे वो एक तरह से हैमर कर रहा है और उसके कंसर्न में, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे एक तरह के सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हेयर सेल्स। वो हेयर सेल्स बीट करेंगे और वो एक तरह से चुभेंगे। वहां पे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन पे चुभेंगे। जैसे जैसे न्यूरॉन को वो पिंच करेगा वैसे वैसे उसमें स्टिमुलेशन जनरेट होगा और वो स्टिमुलेशन इलेक्ट्रिकल करंट बन के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बन के आगे की ओर जाएगा, जो हमारे ऑडिटरी नर्व से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है, यानी ब्रेन के फोर ब्रेन वाले हिस्से में। इस तरीके से हम साउंड सिग्नल सुन पाते हैं। एनीवे, तो ये ध्यान रखिए, ये तीसरा है जहां पे हम लोग को इस तरह का जॉइंट मिलता है। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए, हम लोग तो अभी एक टाइप का देखे, बॉल सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। बता सकते हैं हिंज कैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं? हिंज कहते हैं कब्जा। जैसे दरवाजा लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है, इसके जो दरवाजे हैं, है ना, इसमें जो डोर है, डोर इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हिंज। उसका जो डोर बार है ना, जिसको हम लोग उसका फ्रेम करें, ठीक, फ्रेम के साथ दरवाजा लगा हुआ है, या तो इसी डायरेक्शन में जाएगा या उसी डायरेक्शन में जाएगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। अब पूरा जो फ्री होता है वो इसके कैटेगरी में नहीं आएगा। हिंज जो है वो एक लिमिटेड डायरेक्शन में उसको अलाउ करता है मूव करने के लिए। अब कब्जा की तरह का जॉइंट हमारे बॉडी में कहां पर है बता सकते हैं? जो साफ साफ दिखता होगा। हाँ बिल्कुल, पहला हो गया, और घुटना में। तो हिंज जॉइंट फाउंड एट एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, और एक जगह एंकल, पैर का पंजा। ये भी ऐसे होता है ना, दिस एंकल जॉइंट। थर्ड, पाइवोट। ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को देता है और ये पाइवोट जॉइंट पाया जाता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्री। यानी एटलस एंड एक्सिस के बीच में, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और एटलस किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? एटलस एटलस किससे जुड़ेगा? पहला वर्टिब्रा है कि किसके साथ जुड़ेगा? हमारा वर्टिब्रल कॉलम किसको उठाए हुए है? हेड को। इसमें कौन सा बोन है? स्कल।
atlas remains joined with skull bone. ये स्कल बोन से जुड़ा होता है, और स्कल बोन का कौन सा हिस्सा वर्टिब्रा से जुड़ेगा? कल समझा के भेजे थे ना, हमारे स्कल में जो प्रोनाउंस्ड बाहर के तरफ आसानी से दिखने वाले बोन्स हैं, उनका नाम कोई पढ़ने का जरूरत नहीं समझते हैं। कल टेस्ट होगा तो आज रात भर बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में बोला जाएगा तो इसको हवा में उड़ा दीजिएगा। वेरी एनोइंग कंडीशन। तो कैसे पढ़ाएंगे हम? ये थोड़े हम कथावाचक है, आगे बोलते जा रहे हैं, अब सुने नहीं सुने कोई मतलब नहीं है। आप जब तक रेस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा हमारे बोलने का क्या फायदा? फ्रंट साइड में फ्रंटल था, इससे आगे चल के पेराइटल था, इधर टेम्पोरल, और पीछे के तरफ लास्ट कौन जा रहा था? ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल ही आखिरी बोन है जिसका जो बेस है, कल गलती से हम लोग बोल चुके थे वहां पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल, एक्चुअली वो ऑसिपिटल बोन का ही हिस्सा है। तो ऑसिपिटल बोन जहां जाके एंड होता है वो इस तरीके से दो सेमी सर्कुलर किडनी शेप स्ट्रक्चर में एंड होता है, उसके साथ आके एटलस जुड़ेगा। तो आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये हेड के यानी क्रेनियम के आखिरी हिस्से से जुड़ेगा और वो होगा ऑसिपिटल। The atlas remains joined with the skull bone, occipital. PI. ऑसिपिटल बोन। जैसे ही बोला जाए इमीडिएट आपके दिमाग में उसका नक्शा तैरना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसी बात को कहते हैं कि देखिए विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा। ये पाइवोट जॉइंट का एक एग्जांपल है कि हमारे फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और ये बहुतायत में बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर पाए जाते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट की खासियत क्या है? ये अलाउ करता है आर्टिकुलेटिंग, जुड़ने वाले बोन्स को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉसओवर कर जाने में, बट टू ए सर्टेन लिमिट। जैसे ये दोनों जुड़ा हुआ है तो जंक्शन के दौरान या बेंडिंग के दौरान ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा। मतलब ये जहां पे है ऐसे अगर दोनों बोन जुड़ा हुआ है तो मूवमेंट के दौरान ये थोड़ा इस पर और ये थोड़ा इस पर आ सकता है, ओवरलैप कर सकता है। इस तरह का जब जॉइंट मतलब मोबिलिटी मिले तो ऐसे जॉइंट्स कहलाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो दिस काइंड ऑफ जॉइंट allow past the articulating bones। जो एक दूसरे से जुड़ने वाले बोन्स हैं उनको क्रॉस ओवर करने के लिए, स्लाइड ओवर करने के लिए अलाउ करता है ऐसे जॉइंट से। ठीक है, अब बुक में आपको दिया है जॉइंट्स बिटवीन द कार्पेल्स, और कार्पेल्स कहां की हड्डियां हैं? रिस्ट। और आप सोच सकते हैं और कहां पे ऐसा जॉइंट होगा पूछेगा तो टार्सल्स, जॉइंट्स बिटवीन द
टार्सल्स। और अब बताएं, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्री एंड द rib. Joints between the not the vertebrae, between the sternum and the rib. और एक वैसे तो कई हैं, ये कॉमन है, इनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। जॉइंट बिटवीन द क्लेविकल एंड द स्टर्नम। ये कॉलर बोन, ये आके हमारे स्टर्नम से जहां जुड़ा वो भी इसी तरह का जॉइंट है, एटसेट्रा। नोट कीजिए इतना। इसके बाद इसी में एक और है, टाइप 5 सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट किन्हें कहते हैं पता है? ये एक्सेसिव मोबिलिटी देने वाला जो जॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट। मतलब इसको कह सकते हैं कि आप उसके फ्रेम से बाहर निकल के, मतलब जिस फ्रेम में दोनों बोन हैं उस फ्रेम से बाहर निकल के उसको जब मोबिलिटी देता है उसको हम लोग कह सकते हैं सैडल जॉइंट। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे अंगूठे का जॉइंट। दूसरे फिंगर कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, इस तरीके से, पर अंगूठा देखिए कितना ज्यादा मूव कर सकता है। वही कहने का मतलब, अपने फ्रेम से बाहर निकल के जब हमारे कोई स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेटिंग बोन मूव कर सकते हैं, उनके जॉइंट्स को हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट। व्हेन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स join together with a higher order of flexibility, it is saddle joint. Best example is the joint of thumb between the phalange, between the के जगह पे its कर दीजिए, between its phalange and the carpal। कार्पेल नहीं होगा, मेटाकार्पल। phalange and metacarpal। पूरा कीजिए। दिस इज हाउ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर। इसके बाद एक हिस्सा बचता है, वो है डिफरेंट डिजीजेस या डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो आप लोगों को गिन चुकर 5-6 के बारे में दिया है, वो थोड़ा देखेंगे हम लोग।
ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, हो गया। अब है डिजीजेस ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। एक दिया है मायस्थेनिया ग्रेविस। ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है? कहता है ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ह्यूमन का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट में वर्क करने लगे। तो इम्यून सिस्टम करता क्या है? जिसको वो बाहरी मानता है, जिसको वो अपना दुश्मन मानता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब अपना ही इम्यून सिस्टम किसी इंसान का उसके अपने ही किसी ऑर्गन के अगेंस्ट में काम करने लगेगा, दिस इज ए काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये कई जगहों पर देखा गया है। जैसे बहुत बार होता है लंबे समय तक ठंडे जगह में रहने से, फ्रेश एयर में नहीं आने से, बंद कमरे में रहने से, एयर कंडीशन में रहने से अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही लंग्स के अगेंस्ट में काम करने लगता है और प्रोग्रेसिवली उसका लंग डैमेज हो जाता है। और जिसका लंग नहीं काम करेगा उसका हालत क्या होगा? ही और शी विल डाई। तो इसको इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। ये एक डिजीज है। फिर बहुत सारे लोगों में देखिएगा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज थायराइड हार्मोन का कम प्रोड्यूस होना। हाइपो, राइट। उसका प्राइमरी कॉज कई बार ऐसा हो जाता है ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट ओन थायराइड ग्लैंड। तो थैंकफुली हमारे पास सिंथेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं, इसलिए अगर किसी का थायराइड ग्लैंड कंपैरेटिवली काफी ज्यादा भी डैमेज हो जाए फिर भी हम उसे लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट थायरॉक्सिन हार्मोन। और प्लस जब हमें पता चलता है कि अपना इम्यूनिटी खुद ही, अपना इम्यून सिस्टम खुद ही थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रहा है, तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स के मदद से, जो कि स्पेसिफिक होंगे एंटी थायराइड एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में, उससे हम लोग फिर बहुत हद तक इस पे कंट्रोल पाते हैं। तो ये दो एग्जांपल आप देखें जहां पे अपने इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट में काम करने लगते हैं। तीसरा है ये मायस्थेनिया ग्रेविस, और इसमें होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? न्यूरॉन सेल्स फायर कर रहा है, वो बोल रहा है मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि वो जंक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका। आप स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मॉडल देखे हैं, क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन आता है और उसके बाद वो टी डिब्यूल होते हुए डीप इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल इंफॉर्मेशन पहुंचता है। उसके रेस्पॉन्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयन निकलता है एंड द प्रोसेस गोज ऑन। फिर जो जिसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही डैमेज हो जाएगा तो आप बताइए कैल्शियम रिलीज करने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? स्केलेटल मसल में आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। और अगर कैल्शियम रिलीज करने के लिए मैसेज नहीं आएगा, नतीजा क्या होगा? जो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंडिंग होता था, जिससे ट्विस्ट होकर ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से हटता था, वो चीज तो होगा ही नहीं। नतीजा, जो मायोसिन के लिए एक्टिन बाइंडिंग साइट था वो हमेशा मास्क रह जाएगा और किसी भी हालत में मसल रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
सो दिस विल बी द इफेक्ट। तो शुरुआत कैसे होगी? नम्बनेस लगेगा, नम मतलब भारीपन लगेगा, धीरे 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 ये प्रोग्रेस होगा, बढ़ेगा, फीवर होगा, और फिर फाइनली इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि पेशेंट्स कैन नॉट बी सर्वाइव। एनीवे, सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट टारगेट्स द एनएमजे यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को टारगेट करता है। नेचुरली क्या होगा? इट विल बी डैमेज्ड, सो दे विल बी, लिखते भी चलिए, डैमेज्ड, हेंस numbness in the muscles and followed by complete paralysis of the muscles, muscle waste take place, and death happens. This is the outcome. कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं इजाद किया जा सका है। दिस इज बैड पार्ट। हमें रीजन पता है, पर अभी इसका कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज इज myasthenia gravis, और देखिए तो बुक में क्या दिया है, उसमें मसल्स डिजेनरेट करता है, हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सॉरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये कई बार एनवायरमेंटल कॉजेस से, किसी मेडिकेशन के वजह से, या फिर इनहेरिटेंस जेनेटिक रीजन से भी ट्रिगर करता है। कुड बी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कॉज और इनहेरिटेंस, या तो किसी बाहरी कारण से या इनहेरिटेंस के कारण ऐसा होता है। इसमें होता क्या है? देयर इज ए प्रोग्रेसिव, तेजी से प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वेस्ट। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मायस्थेनिया ग्रेविस ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इसका मैनेजमेंट फिर भी बहुत हद तक पॉसिबल है, इसका मैनेजमेंट नहीं हो सकता है प्रॉपर, ठीक है। लंबे समय तक हम पेशेंट को जिंदा नहीं रख सकते, पर इसमें मैनेजमेंट से ऑलमोस्ट हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है पेशेंट। इसमें करते क्या है, मसल एक ऐसा टिश्यू है, अगर हम ज्यादा उस पर स्ट्रेस देते हैं तो मसल डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड दिस इज बेस्ट पार्ट। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं ये किस पर इफेक्ट कर रहा है? स्केलेटल मसल। तो हम जितना ज्यादा अपने स्केलेटल सिस्टम को यूज करेंगे, स्केलेटल मसल डेवलप करेगा उतना, है ना। बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारा वेट लिफ्ट करते हैं। इसका मतलब हम चाहें
तो एक्सटर्नल मेथड से मसल्स ग्रो करा सकते विथ सम प्रेशर एक्सरसाइजेस। तो एक तरफ से अगर मसल वेस्ट हो रहा है, हम उसको काउंटर करने के लिए अगर एक्सेसिव वेट मतलब स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करें, मसल्स ग्रो करेगा। तो अगर रेट ऑफ डिजेनरेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन मैच कर जाए तो नेट रिजल्ट क्या होगा? देयर इज नो मसल लॉस। और अगर इंप्रूवमेंट और चाहते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ा दीजिए, तो मसल वेस्टेज के जगह पे मसल फॉर्मेशन दिखेंगे और ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली हेल्दी लाइफ अ पर्सन कैन लीड। लेकिन एक स्टेज तक, जब तक वो बहुत ओल्ड एज ग्रो नहीं करता, एक समय में उसको हथियार डालना ही पड़ेगा, बट स्टिल दे कैन लिव लॉन्गर देन द माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स। समझ में आ गया? इट इज मैनेज्ड with heavy workout to match the loss of muscle. सिंपल। इसका मैनेजमेंट मेनली हम लोग कैसे करते हैं? जिस रफ्तार से मसल वेस्ट हो रहा है, हम उसी रफ्तार से मसल ग्रो करने का प्रोसेस अगर ले आए तो क्या होगा? इफेक्टिव लॉस ऑफ मसल्स नहीं। दिस इज हाउ वी कैन डू। यहां तक पूरा कीजिए। सीरियल नंबर 3, टिटेनस या टिटेनी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का वो इरेटिक होता है और अनकंट्रोल्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका रीजन दिया जाता है, अगर किसी कारण से बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी हो गई तो इरेक्टिक ट्विचेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक इन्फेक्टिंग एजेंट है, वो टिटेनस कॉज करता है। अगर वो ऐसा हुआ तो भी उस टॉक्सिन के कारण, टिटेनस टॉक्सिन के कारण भी मसल में अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये है क्या? इट इज अनकंट्रोल्ड contraction in the muscles leading to spasmodic paralysis। अब एक नया टर्म आया, स्पैस्मेटिक पैरालिसिस। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा कि इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण मसल्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी उसमें अब एनर्जी बचेगा ही नहीं, यानी एटीपी अब बचेगा ही नहीं कि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद जितनी भी आवश्यकता हो, जितना भी उसको नर्वस ट्रांसमिशन जाए, नर्वस स्टिमुलेशन जाए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। सो ये पैरालिसिस हुआ नहीं है, लेकिन वो एग्जॉस्ट होके पैरालिटिक मसल्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये है टिटेनी का आउटकम। मोस्ट ऑफन it happens because of calcium ion downfall in the body fluid. But Clostridium tetani bacteria can also induce this effect.
क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर फिजियोलॉजिकल रीजन है तो कैल्शियम खिलाने के बाद, कैल्शियम का लेवल बॉडी फ्लूइड में बढ़ाने के बाद ये रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर इन्फेक्टिंग एजेंट की वजह से हो रहा है तो आपको मेडिकेशन करना होगा, ठीक हो जाएगा। तो कभी भी वुंड अगर क्रिएट होता है तो उससे बचने के लिए, उससे टिटेनस ना हो, इन्फेक्टिंग एजेंट यानी क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया का अटैक ना हो, उससे बचने के लिए एंटी टिटेनस वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। एक तरीका इससे बचने का। और अगर फिजियोलॉजिकल रीजन से हो रहा है, कैल्शियम बॉडी में बढ़ा दीजिए, दिस विल गो ऑफ। ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं इनके। सीरियल नंबर कितना हो गया? 3। हाँ, सीरियल नंबर 4, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोरस हो जाना, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाना, पोरस हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना। आप बोन का संगठन देखेंगे, बोन का मैन्युफैक्चरिंग बॉडी में कैसे होता है वो अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस पूरे बारे में पता चलेगा। बोन का जो फ्रेम है, वो फ्रेम बनाता है फाइबर, प्रोटीन फाइबर, और वो है कोलाजन। इस कोलाजन प्रोटीन फाइबर के ऊपर जो सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर के रूप में आता है वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सारे इम्प्रेग्नेट करते हैं, यानी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस पर डिपॉजिट होते हैं। डिपोजिशन की वजह से ये जो फाइबर का एक फ्रेम बना था, ये फ्रेम सॉलिड फ्रेम बन जाता है। दिस इज हाउ द बोन इज फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा? डाइटरी प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन एरर या एज फैक्टर के कारण बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी घटती जाती है। इस वजह से क्या होगा? ओल्ड एज कंडीशन में खासकर कैल्शियम की कमी के कारण, अब हार्मोन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा, ब्लड में कैल्शियम मेंटेन रहना हमारा बॉडी डिसाइड करता है ज्यादा जरूरी है बशर्ते कि बोन्स। एक तरफ और भी है कि बोन इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, और जब बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम की आवश्यकता होगी, हमारा बॉडी पहली बार जिसके तरफ नजर उठा के देखता है वो है बोन। तो बोन में से कैल्शियम डिसॉल्व करके वो ले आता है, ब्लड में बढ़ाएगा, और फिर जब डायटरी कैल्शियम से आप ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देंगे, इसको वापस बोन में भेज देगा, लेकिन पहले लेकर आएगा कहां से? बोन में से, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होता है, जब डायटरी कैल्शियम कम हो जाएगा और कैल्शियम की आवश्यकता है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए बोन में से कैल्शियम निकल के ब्लड में आएगा, और ये प्रोसेस अगर बढ़ता चला गया, लंबे समय तक चला, धीरे धीरे क्या होगा? कैल्शियम बोन में कम हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एंड इट विल बी ब्रिटल, फ्रेजाइल हो जाएगा, और हल्के से टक्कर से भी बोन्स टूट जाते हैं। इसी कंडीशन, इसी सिचुएशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हेडिंग कर चुके, लिखिए जरा। ड्यू टू डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, ड्यू टू डेफिशिएंसी इन कैल्शियम in the body, due to deficiency in calcium in the body, calcium desorption, calcium desorption, absorption का उल्टा desorption, calcium desorption due to deficiency of calcium in body, calcium desorption from the bone takes place. Calcium desorption from the bone takes place. Calcium desorption from the bone takes place. Full stop.
naturally the bone becomes weak. Naturally the bone becomes weak and it may break. और ये टूट सकता है. It may break. This is osteoporosis. This is osteoporosis. Full stop. In males, it happens. In males, it happens at old age, around 70. In males, it happens in old age, around 70. Whereas in females, ह्यूमन का पढ़ रहे हैं ना, इसलिए उतना मेंशन नहीं कर रहे हैं. मेल फीमेल मतलब ही है मैन एंड वुमन. In females, after menopause, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज. आफ्टर मेनोपॉज, MENOPAUAC, आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल, OESTROGEN, एस्ट्रोजन हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है. Estrogen level after menopause, estrogen level falls down. Estrogen level falls down, due to which they are affected with osteoporosis in the early ages. They are affected with osteoporosis in early ages. In early ages. अब एक है गाउट. गाउट है डिपोजिशन of uric acid crystals in the bones, joints, due to which joints swell या inflame. कंडीशन गाउट. इस कंडीशन को गाउट कहते हैं. इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है. यूरिक एसिड बनने के रेट को घटाने वाले दवाइयां दीजिए. यूरिक एसिड क्या होगा, घट जाएगा ब्लड में और गाउट चला जाएगा. सो अभी तक जितने डिजीजेस देखे उसमें सबसे आसान मैनेजमेंट गाउट का. ठीक है. डोंट वरी, ये अर्ली एज प्रॉब्लम नहीं है, लेट एज प्रॉब्लम है. और है एक और, आर्थराइटिस. ये स्वेलिंग ऑफ आर्थ्रोज यानी जॉइंट्स, इसी को आर्थराइटिस कहते हैं. तो गाउट एक स्पेशल कंडीशन है आर्थराइटिस का, क्योंकि जॉइंट्स में आके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो रहे हैं, जॉइंट इन्फ्लेम कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग आर्थराइटिस के कैटेगरी में ही रखते हैं. बट दिस इज बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड डिपोजिशन. बट आर्थराइटिस अदर रीजन से भी हो सकता है. जैसे आपको बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कई बार ऐसा होता है ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसके जॉइंट्स के अगेंस्ट में काम करने लगता है और साइनोवियल जॉइंट्स को डैमेज कर देता है. नेचुरली क्या होगा, जो आर्टिकुलेट करने वाले, अच्छे से मूव करने वाले जॉइंट्स हैं वो बेकार हो जाते हैं और ये बड़ा पेनफुल होता है.
तो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, और कई बार होता है एजिंग के साथ जो साइनोवियल फ्लूइड है वो फ्लूइड उस रफ्तार से बन नहीं पा रहा जिस रफ्तार से बनना चाहिए। नेचुरली क्या होगा, वहां पे जहां लुब्रिकेशन होना है लुब्रिकेशन नहीं हो पाता और बोन्स फ्यूज कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर।